नमस्कार साथियों, मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। तो कल जो हमने क्लास ली थी वो थी कांग्रेस की स्थापना तथा उसके अधिवेशन। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने सभी उसका नाम सुना होगा क्योंकि बहुत ही फेमस टॉपिक है वो, और उस टॉपिक का नाम है बंगाल विभाजन। टॉपिक का नाम है विद्यार्थियों बंगाल विभाजन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल विभाजन को। पहले हम जानेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन क्या था, क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बंगाल विभाजन के प्रभावों के, और बंगाल विभाजन के बाद जो भारत में आंदोलन चला उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा बंगाल विभाजन। चलिए देखते हैं बंगाल विभाजन क्या है। देखिए विद्यार्थियों, बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल जो है क्रांतिकारियों की भूमि रही है। ठीक है ना, बंगाल सदैव से ही क्रांतिकारियों की भूमि रही है और बुद्धिजीवी लोगों का गढ़ भी बंगाल उस समय में हुआ करता था। यदि आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के प्रमुख क्रांतिकारियों को उठा करके देखें तो उसमें ज़्यादातर आपको बंगाली ही मिलेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम कुछ नाम देखें तो आपने नाम सुना होगा सुभाष चंद्र बोस का। कहाँ के थे? बंगाल के थे, उस समय के बंगाल के थे। हालांकि उनका जन्म ओडिशा में हुआ था, जो आज उनका जन्म कटक में हुआ था, जो आज ओडिशा में है, लेकिन उस समय में वो हिस्सा बंगाल में ही आता था, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस को आप देख लीजिए, पूर्णतः बंगाली हैं। आप रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लीजिए, पूर्णतः बंगाली हैं। ठीक है ना। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पूर्णतः बंगाली हैं। ठीक है ना। रास बिहारी बोस बंगाली हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्रांतिकारी जो हैं वो बंगाल से जुड़े हुए थे। तो बंगाल जो थी विद्यार्थियों क्रांतिकारियों की भूमि थी, क्रांतिकारियों का गढ़ था। अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें तो हमें मालूम चलेगा कि बड़े बड़े समाज सुधारक भी बंगाल में ही हुए हैं। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बंगाल एक ऐसी जगह थी जो सांस्कृतिक केंद्र थी, जो बुद्धि का केंद्र थी। भारत में सबसे अच्छा जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो बंगाल में ही मिलता था। अब कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और उस समय का जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग था वो धीरे धीरे करके कांग्रेस से जुड़ने लगा। कांग्रेस से जुड़ने लगा तो कांग्रेस का जो जन आधार था वो बढ़ने लगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो अंग्रेजों का सहयोग था, लेकिन 1887 के अधिवेशन के बाद, मद्रास अधिवेशन के बाद क्या होता है, अंग्रेज उसे सहयोग देना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे कांग्रेस जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संस्था थी वो आम जनों की संस्था बनकर उभरती है। मध्यम वर्ग की जो मध्यम वर्ग है समाज का, उसकी संस्था बन करके उभरती है। अब सारे के सारे बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि कांग्रेस के अधिकांश अधिवेशन भी कहाँ हुए हैं, कलकत्ता में हुए हैं, जो कि बंगाल का हिस्सा है, बंगाल की राजधानी है वर्तमान में। तो कहने का अभिप्राय विद्यार्थियों ये है कि बंगाल एक ऐसी भूमि थी जो क्रांति की भूमि थी, जहां से सदैव अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के स्वर उठते रहते थे, है ना। अंग्रेजों को इस बात का पूरा ज्ञान था। ठीक है, अंग्रेजों को इस बात का पूरा ज्ञान था और वो ये भी जानते थे कि इसको किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से कम किया जाए। तो इसका जो कम करने का, इस राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई भावना को जो बंगाल क्षेत्र में उठ रही है, बंगाल में उठने वाली बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बंगाल को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। क्यों बांट सकते हैं? इसलिए बांट सकते हैं क्योंकि बंगाल में हिंदू और मुसलमान दोनों की आबादी बेहद ज्यादा थी। तत्कालीन समय में बंगाल की आबादी 7,85,00,000 थी, जिसमें तकरीबन मान के चलिए आधे ही मुस्लिम थे और आधे ही हिंदू थे। यदि ये दोनों साथ मिलकर के रहेंगे तो भविष्य में हो सकता है कोई नया ब्लंडर खड़ा कर दें, 1857 की क्रांति जैसा। और आश्चर्य की बात है 1857 की क्रांति की शुरुआत भी बैरकपुर छावनी से हुई, जो उस समय बंगाल का हिस्सा थी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि फिर से कोई इस प्रकार की बड़ी घटना ना हो जाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग कर दिया जाए। इसी सोच के साथ लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया। ठीक है ना। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इसके जो एग्जाम में आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तिथि। बंगाल विभाजन कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। तत्कालीन गवर्नर अगर हम देखें उस समय में गवर्नर कौन थे जिस समय ये हुआ है, तो मैंने अभी आपको बताया
तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। उस समय में प्रश्न आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन थे भारत के, तो वो थे कौन, वो थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है, या वायसराय कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तीसरी बात, बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, यहां पे लिख देता हूं मैं, वायसराय। अगली चीज, बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। किस तिथि को यह तय किया गया कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। वो तारीख थी विद्यार्थियों 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को बंगाल को बांटने का फैसला हुआ और इस फैसले को लागू कब कर दिया गया, 16 अक्टूबर 1905 को। उस समय में वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। विभाजन रद्द कब हो गया, यह भी महत्वपूर्ण है, पेपर में सीधे सीधे ये प्रश्न आते हैं आपसे। किस वर्ष बंगाल विभाजन रद्द हो गया मेरे बच्चों, 1911 में। 1911 में होने वाला जो तीसरा दिल्ली दरबार था, ठीक है, जिसमें भारत में आए जॉर्ज पंचम तथा विलियम मैरी, ठीक है, जॉर्ज पंचम तथा विलियम मैरी तीसरे दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए आए और उसी समय उन्होंने ये घोषणा की कि 1905 में होने वाले बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, ठीक है। तो रद्द हुआ है 1911 में। ये तो सामान्य बात हुई। अब हम देखते हैं बंगाल विभाजन के कारण क्या है विद्यार्थियों, क्या कारण रहे जिसकी वजह से बंगाल विभाजन हुआ। तो इसमें 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष है अंग्रेजों का, जो उन्होंने कारण बताया, और दूसरा पक्ष था वास्तविक, जिसकी वजह से बंगाल विभाजन किया गया। तो अंग्रेजों ने जो इसका पक्ष बताया कि हमने बंगाल को क्यों बांटा, वो उन्होंने ये बताया कि बंगाल बेहद बड़ा है, बंगाल बेहद बड़ा है। बंगाल की उस समय में आबादी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, उस समय में बंगाल की आबादी थी 7 करोड़ 85 लाख। और यदि हम देखें कि उस समय के बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो उस समय के बंगाल में वर्तमान का ओडिशा, वर्तमान का बिहार तथा वर्तमान का पूरा बांग्लादेश। अगर आपने कभी भारत का नक्शा देखा होगा तो आप मान के चलिए पूर्वी भारत का आधा हिस्सा उस समय के बंगाल में शामिल होता था। अब आप सोचिए, इतना बड़ा बंगाल था कि उससे पूरा का पूरा देश निकल गया, जैसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश पूरा का पूरा, बिहार और ओडिशा, ये हिस्से शामिल थे बंगाल में। और एक समय में असम भी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। मैं आपको बता दूं, असम जो है 1774 में बंगाल से अलग कर दिया गया। यानी आप इमेजिन कीजिए, बंगाल भी असम का हिस्सा था, तो कितना बड़ा एरिया कवर करता था बंगाल, इतना बड़ा था बंगाल, है ना। लॉर्ड कर्जन का कहना यह था कि बंगाल में हम ढंग से प्रशासन नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा क्षेत्र है, इसलिए हम उस पर ढंग से प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए प्रशासनिक सुविधा हेतु बंगाल को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, एक हिस्सा बंगाल, एक हिस्सा पूर्वी बंगाल, ठीक है। अब एक पूर्वी हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक पश्चिम हो जाता है। तो इस तरीके से पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल 2 हिस्सों में बंगाल को बांट दिया गया। अंग्रेजों ने कारण क्या बताया, प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा हेतु बंगाल का विभाजन कर दिया गया ताकि बेहतर ढंग से बंगाल को प्रशासित किया जा सके, इसलिए बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। ये तो कारण बताया अंग्रेजों ने। अब हम देखें इसका वास्तविक कारण क्या था बच्चों। ये तो कारण बताया अंग्रेजों ने, ठीक है, ये तो कारण बताया अंग्रेजों ने। अब हम देखें इसका सही कारण क्या है। तो सही कारण मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि बंगाल जो है वो राष्ट्रवादियों का गढ़ था, देशभक्तों का गढ़ था। बंगाल में ही
सभी बुद्धिजीवी वर्ग मौजूद थे जो कि अंग्रेजों की बनाई व्यर्थ की नीतियों का विरोध करते थे। इसलिए बंगाल की बढ़ती शक्ति को कम करना बेहद आवश्यक था, इसीलिए बंगाल का विभाजन हुआ। अब ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं एक अंग्रेज कहता है। कौन कहता है? उस अंग्रेज का नाम है रिजले। रिजले जो है वो लॉर्ड कर्जन का राज्य सचिव था, स्टेट सेक्रेटरी था, और उसने 1904 में लॉर्ड कर्जन को एक पत्र लिखा। उसने लिखा कि बंगाल जो है एक संगठित शक्ति है, यदि हमने इसको नहीं छिन्न भिन्न किया तो आने वाले समय में ये हमारे लिए समस्या खड़ी करेगा, और यदि हम बंगाल को बांट देते हैं तो आने वाले बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी और इन दिशाओं से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, या जब हम बंगाल को बांट देंगे तो जो नया बंगाल निकल के आएगा उसमें इतनी शक्ति नहीं होगी जितनी संगठित बंगाल में है। यानी स्पष्ट सी बात यह है कि अंग्रेज भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना से घबरा गए थे और वो इस राष्ट्रवाद की भावना को कम करने के लिए बंगाल का विभाजन उन्होंने किया। तो वास्तविक कारण क्या है? बंगाल में बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना, ये इसका सही कारण था। इस कारण की वजह से अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। समझ पा रहे हैं? जल्दी से इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब तक मैं इंक भर लूँ इसमें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई? चलिए, तो ये था बंगाल का विभाजन। ठीक है? और उसके कारण कि आखिरकार बंगाल क्यों बांट दिया गया। ठीक है भाई? अब हम देखते हैं कि बंगाल का जब विभाजन हो गया तो क्या क्या परिवर्तन आए। इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। तो बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कम करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। अब बंगाल जब बट गया तो क्या क्या उसमें परिवर्तन आए, जरा हम देखते हैं। तो देखो भाई, ये था अविभाजित बंगाल। इससे दो नए प्रांत बनाए गए। पहला प्रांत बनाया गया पूर्वी बंगाल, ठीक है, और दूसरा बनाया गया पश्चिमी बंगाल। ठीक। पूर्वी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते थे विद्यार्थियों? पूर्वी बंगाल में आते थे असम, ढाका, राजशाही और चटगांव। असम इसी में शामिल होता था। ढाका जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, चटगांव और राजशाही, ये जो इलाके थे ये शामिल थे पूर्वी बंगाल में। बात करें पश्चिमी बंगाल की, तो पश्चिमी बंगाल में बिहार, ओडिशा और बंगाल शामिल होते थे। ठीक है। ये विभाजन किया गया बंगाल का 16 अक्टूबर 1905 को। किस आधार पर किया गया विभाजन? भाई विभाजन किया है तो कोई ना कोई आधार तो होगा। तो आधार था इसका हिंदुओं तथा मुसलमानों की आबादी। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, मुस्लिम बाहुल्य इलाका। ठीक है। पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, यानी पूर्वी बंगाल में, असम में, ढाका में, चटगांव में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। ठीक है। ये आधार हम ध्यान रखेंगे। ठीक। तो इस तरीके से बंगाल का विभाजन
कर दिया गया। ठीक, कौन कौन से क्षेत्र इसमें हुए हैं तो आप देख सकते हैं। ये क्षेत्र हम ध्यान रखेंगे, पेपर में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन इस आधार पर कर दिया गया। अब देखिए भाई, जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है, इधर बंगाल का विभाजन हुआ, वैसे ही भारत में एक आंदोलन शुरू हो जाता है। बंगाल विभाजन, इधर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है, उधर बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में एक आंदोलन शुरू हो जाता है और उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन, या जिसका जो कॉमन, जो सबसे ज़्यादा फेमस नेम है वो है बंग भंग आंदोलन। ये नाम आपने खूब सुना होगा, यहाँ से पेपर में सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये था बंगाल विभाजन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग इसका असर। तो इधर जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ, वैसे ही शुरू हो गया भारत में स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इधर बंगाल विभाजन हुआ, उधर शुरू हो गया स्वदेशी आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन का जो फेमस नाम है वो है बंग भंग आंदोलन। पेपर में बंग भंग से नहीं आता है ना। अगर कभी पेपर में पूछेगा अभी कि बताइए बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ, और ऑप्शन में दे देगा बंग भंग, तो कोई भी समझदार आदमी इसको पकड़ लेगा, है ना, क्योंकि शब्द में ही छिपा हुआ है बंग भंग। बंग यानी बंगाल, भंग यानी अलग अलग करना, तो कोई भी पकड़ लेगा, इसलिए एग्जाम में इतना पागल नहीं है। अगर वो इस सवाल को कभी पूछेगा अभी कि बताइए बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला भारत में, तो वहाँ आपको बंग भंग शायद ना मिले, मिल जाए तो बढ़िया बात है, लक है आपका। लेकिन मान लो ज़्यादातर जो होता है वहाँ पर वो स्वदेशी आंदोलन रहता है। ठीक है ना, स्वदेशी मूवमेंट, ये हम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं स्वदेशी आंदोलन। पहला तो प्रश्न यही पूछ लेगा कि स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, तो रीजन आपके सामने है, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो ये तो बात बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ है बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, अब कहां से स्टार्टिंग होती है इसकी, तो देखो भैया, इधर बंगाल का विभाजन होता है और उधर 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया जाता है बंगाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, राखी दिवस कब मनाया और किसने मनाया और क्यों मनाया? तो राखी दिवस मनाया गया बंगाल विभाजन के विरोध में, और किसने मनाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने मनाया। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर, इधर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, उसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने घोषणा की कि पूरा का पूरा बंगाल एक साथ मिलकर राखी दिवस मनाएगा। इसका क्या मतलब था? तो मेरे बच्चों, राखी जो है वो प्रतीक होती है एकता का। ठीक है, हिंदुओं में राखी की बहुत मान्यता है। बहन अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, और राखी जो प्रतीक होती है वो एकता का प्रतीक होती है, रक्षात्मक प्रतीक होती है ना। तो यहाँ पर टैगोर ने जो राखी दिवस मनाया, उसके पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि भले अंग्रेज हमें कागजों पर बांट दें, क्योंकि जो विभाजन हुआ है वो नक्शे पर हुआ है, लेकिन हम फिर भी सारे के सारे बंगाली जो हैं एक ही रहेंगे, सारे के सारे बंगाली एक ही रहेंगे, और हम सब बंगाली भाई एक ही हैं। इसीलिए हम इस एकता को दिखाते हुए मनाते हैं राखी दिवस। ठीक है ना, इस एकता को दिखाते हुए हम मनाएंगे राखी दिवस। राखी दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ। किसने मनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने मनाया। क्यों मनाया? बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, तो राखी दिवस मनाया गया किसके द्वारा? बंगाल विभाजन के विरोध में। अब देखिए, ये बात यहाँ पर बेहद जरूरी है कि बंगाल विभाजन के विरोध में होने वाला स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल में नहीं हो रहा था। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ है? स्वदेशी। अब स्वदेशी आंदोलन चूंकि बंगाल विभाजन के विरोध में है तो बंगाल में ही चल रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बंगाल विभाजन संपूर्ण भारत में ही था। यदि हम क्षेत्र देखें तो देखो भैया, कहाँ कहाँ स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कभी पूछ ले कि महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन कौन संचालित कर रहा था, तो महाराष्ट्र में इसे संचालित कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक।
और तिलक के साथ उनकी बेटी भी शामिल थी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तिलक के साथ उनकी बेटी भी शामिल थी जिनका नाम था केतकर। तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक तथा उनकी पुत्री केतकर स्वदेशी आंदोलन को चला रही थी। यदि हम देखें यूपी और पंजाब, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में कौन इस आंदोलन का नेतृत्व करता था? तो पंजाब में इसके नेतृत्व करता थे अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। अजीत सिंह कौन है ये? तो भैया अजीत सिंह है सरदार भगत सिंह के चाचा। भगत सिंह का तो नाम सुना ही होगा। तो अजीत सिंह है सरदार भगत सिंह के चाचा जी। लाला लाजपत राय, इनसे तो सभी वाकिफ हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं जो आंदोलन कर रहे थे, वो हैं स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद कौन है? तो भैया स्वामी श्रद्धानंद वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, ठीक है ना। इनका मूल नाम मुंशी राम था, ठीक है। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी, ये मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था स्वामी दयानंद सरस्वती को, तो मैंने स्वामी श्रद्धानंद का जिक्र जरूर किया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखें तो मद्रास में देखिए भैया, मद्रास यानी साउथ इंडिया, उस समय मद्रास होता था, आज का चेन्नई। तो मद्रास में इस विरोध को कर रहे थे चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई, आनंद चार्लू, इनका नाम भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। आनंद चार्लू वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस से पहले मद्रास महाजन सभा बनाई थी। आप इसको देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर इसका पूरा बनाया गया है, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, तो उसमें आपको ये जरूर से मिल जाएगा। और तीसरे व्यक्ति हैं सुब्रमण्यम भारती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल में चल रहा था। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये सोच निहायत ही गलत है। बंगाल विभाजन पूरे क्षेत्र में चल रहा था। अच्छा, एक करेक्शन है यहाँ पे, सुब्रमण्यम भारती नहीं है, सुब्रमण्यम अय्यर है, थोड़ा सा ठीक कर लीजिए इसको, अय्यर, ठीक है। तो बंगाल विभाजन जो है ये तकरीबन संपूर्ण भारत में ही चल रहा था, ठीक है। अब हम देखें कि इस आंदोलन में आखिरकार हुआ क्या, चलिए देखते हैं। तो क्षेत्र हमने देख लिया, ठीक है, स्टार्टिंग हमने देख ली। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं कि इस आंदोलन की विशेषताएं क्या रही, ठीक है। चलिए जानते हैं स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेषताएं अगर देखी जाए तो पहली विशेषता तो ये है कि स्वदेशी आंदोलन जो सबसे ज़्यादा फेमस रहा वो इस बात के लिए रहा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है, बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि आम जनता इससे जुड़ गई। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो महिलाओं ने ऐसी साड़ियां पहनने से मना कर दिया जो विदेशी कारखानों में बनी होती थी, जो इंग्लैंड के कारखानों में बनी होती थी, ठीक है। जो पंडित वर्ग था वो ऐसे शादी समारोहों में नहीं जाता था जहां पर विदेशी सामानों का प्रयोग किया जाता हो। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर लोगों ने विदेशी वस्त्रों को पहनना छोड़ दिया। बड़े पैमाने पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि वह कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। तो विदेशी वस्त्रों की होली जो है विद्यार्थियों, बंग भंग आंदोलन अथवा स्वदेशी आंदोलन में ही जलाई गई थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, ठीक है ना। धोबियों ने, धोबी समाज जो है, धोबी समाज ने विदेशी कपड़ों को धोना बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम किसी विदेश में बने कपड़े को नहीं धोएंगे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि संपूर्ण भारत जो है एक हो गया था, समाज का हर वर्ग एक हो गया था इस
बंगाल विभाजन के विरोध में। तो सबसे बड़ी विशेषता जो है वो इसकी ये है कि विदेशी वस्त्रों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ। यदि हम आगे देखें तो जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ कि हम विदेशों की बनी वस्तुएं प्रयोग नहीं करेंगे, तब दूसरा जो पॉइंट हुआ वो ये कि स्वदेशी पर बल दिया गया। यानी विदेशों में बनी वस्तुएं इस्तेमाल नहीं करेंगे और घर में बनी, हमारे देश में बनी वस्तुओं को इस्तेमाल करेंगे हम, यानी हम खुद के उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। और इसी दौरान विद्यार्थियों कलकत्ता में बंगाल क्षेत्र में एक प्रमुख फैक्ट्री खोली गई जिसका नाम था बंगाल केमिकल स्टोर, जो आज एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है ना। इसी समय में बंगाल केमिकल स्टोर एक फैक्ट्री खोली गई। अच्छा, इस फैक्ट्री को किसने खोला? तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र ने, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र ने भारत में बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना की। क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, तो लोगों को भारत में बनी वस्तुएं मिल सकें, इसलिए उन्होंने बंगाल केमिकल स्टोर नामक एक फैक्ट्री की स्थापना की। प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि बताइए बंगाल केमिकल स्टोर जो है किस आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? तो आपका जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह स्थापित हुआ था। अगली हम विशेषता देखें विद्यार्थियों, तो अगली विशेषता यह है कि ये ऐसा आंदोलन था जिसमें बड़े पैमाने पर विद्यार्थी शामिल हुए। ये महत्वपूर्ण बात है। ये ऐसा आंदोलन था जिसमें बड़े पैमाने पर विद्यार्थी शामिल हुए, बड़े पैमाने पर, ठीक है ना। बच्चों ने अपने स्कूल छोड़ दिए, ठीक है ना, लोगों ने अपने स्कूल छोड़ दिए। जो विद्यार्थी जो लोग थे उन्होंने कहा हम अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी प्राध्यापकों से, अंग्रेजी आचार्यों से नहीं पढ़ेंगे, हम अंग्रेजी का अध्ययन नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पे स्कूलों को छोड़ दिया। और इसी समय में वंदे मातरम का नारा भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ था विद्यार्थियों। वंदे मातरम का नारा, यहाँ पर विद्यार्थी जो है स्कूल छोड़ देते थे, रैलियाँ निकलती थी। यहाँ पे इमेजिन कीजिए, रैलियाँ निकल रही हैं, महिलाएं शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, समाज का मध्यम वर्ग शामिल है, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। अब इसको कैसे रोका जाए? तो विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए कठिन कठिन नियम बनाए गए। जैसे क्या नियम बनाए गए विद्यार्थियों? तो विद्यार्थी गण इस आंदोलन में शामिल ना हो, इसीलिए एक सर्कुलर लाया गया जिसका नाम था कार्लाइल सर्कुलर। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। विद्यार्थियों को स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए कि वो स्वदेशी आंदोलन में भाग ना ले, इसके लिए कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया। और इस सर्कुलर में यह कहा गया कि जो भी विद्यार्थी इस आंदोलन में भाग लेंगे अथवा वंदे मातरम का नारा लगाएंगे, उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उन्हें स्कूल से मिलने वाली छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी तथा भविष्य में उन्हें किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस प्रकार के नियम यहाँ पर अंग्रेजों ने बनाए। उन्होंने कहा यदि कोई भी बच्चा इस आंदोलन में भाग लेता हुआ पाया जाता है तो हम उसको स्कूल से निष्कासित करेंगे, उसकी छात्रवृत्ति रोक देंगे और भविष्य में उसे किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, ना ही वो किसी सरकारी नौकरी में एप्लीकेबल होगा। तो विद्यार्थियों को, क्योंकि बड़े पैमाने पे विद्यार्थी इसमें शामिल थे, विद्यार्थियों को इस आंदोलन में रोकने के लिए कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया। और जब अंग्रेजी स्कूलों का विरोध होने लगा, इसी समय में भारत में कुछ देसी कॉलेज खोले गए जो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आपको उनके नाम पता होने चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो इसी दौरान, अच्छा एक यहां पर चीज और है कि जब बड़े पैमाने पे विद्यार्थी इस आंदोलन में शामिल हुए तो विद्यार्थियों ने अपना एक संगठन बनाया। ठीक है, विद्यार्थियों ने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था डॉन सोसाइटी। ध्यान रखेंगे, डॉन सोसाइटी क्या है? डॉन सोसाइटी है विद्यार्थियों का संगठन। ठीक है, तो डॉन सोसाइटी क्या है? विद्यार्थियों का एक संगठन था जो कि बंग भंग आंदोलन अथवा स्वदेशी आंदोलन के दौरान
बनाया गया। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़े तो जब विदेशी स्कूलों का विरोध हो रहा है तो इसी समय में कुछ देसी स्कूल खोले जाते हैं। जैसे कौन से खोले जाते हैं जरा हम देखते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही यहाँ पर कुछ कॉलेज खोले गए जिनके नाम मैं लिख देता हूं। पहला कॉलेज था रंगपुर नेशनल कॉलेज। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जब विदेशी शिक्षा का विरोध हुआ उसी समय में रंगपुर नेशनल कॉलेज खोला गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। 8 नवंबर 1905 को खोला गया रंगपुर नेशनल कॉलेज। और शांति निकेतन की तर्ज पर, शांति निकेतन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया विद्यार्थियों। बेहद ही महत्वपूर्ण, बंगाल नेशनल कॉलेज शांति निकेतन की तर्ज पर, शांति निकेतन के जैसा। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो शांति निकेतन के जैसा ही बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया। और विद्यार्थियों ये किस वर्ष खोला गया है? 14 अगस्त 1906 को। और इस कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल बने वो हैं अरविंद घोष। ध्यान रखेंगे, इसके प्रिंसिपल कौन बने? अरविंद घोष। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर। काफी चीजें हो रही हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं स्वदेशी पर बल दिया जा रहा है ना। बड़े पैमाने पर विद्यार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है, बच्चों को इस आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए कार्लाइज सर्कुलर जारी किया जा रहा है, बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं विद्यार्थियों को, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आपको, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, फ्यूचर खराब कर दिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। और इसीलिए इन चीज़ों को रोकने के लिए भारतीय लोगों ने अपने कॉलेज बनाए, रंगपुर नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज। ध्यान रखेंगे हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विद्यार्थियों इसी आंदोलन का प्रभाव था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध गीत की रचना की, आमार सोनार बांग्ला। बेहद ही महत्वपूर्ण ये आपका एक गीत था। इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला की रचना की। और ये जो आमार सोनार बांग्ला है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो भैया रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा। इसका मतलब क्या है? आमार का मतलब है मेरा, सोनार मतलब प्यारा, बंगाल मतलब बंगाल। तो ये जो उन्होंने बंगाल की भूमि के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए इस गीत की रचना की, आमार सोनार बांग्ला। और विद्यार्थियों यही जो गीत है 1971 में जब बांग्लादेश बना, जब 1971 में बांग्लादेश बना तो यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। ध्यान रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं इस दुनिया के जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रीय गीत की रचना की है, भारत के लिए जन गण मन तथा बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला। ध्यान रखेंगे इस बात को कि आमार सोनार बांग्ला जो है ये 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लें आप लोग। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और हमारे पास क्या जानकारी है। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ये थे इसकी सारी की सारी विशेषताएं। चलिए मैं इसे हटा देता हूं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की जानकारी लेते हैं क्या है हमारे पास। चलिए
अब हम देखें स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव, ये थी विशेषताएं। अब हम देखेंगे कि इसके प्रभाव क्या रहे, क्या इसके इम्पैक्ट पड़े भारतीय समाज पर, कांग्रेस पर, इन चीज़ों को हम दर्शाएंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो इस बात को लेकर पड़ा कि अब भविष्य में जो आंदोलन होंगे उनका रवैया क्या होगा, क्या वो उदारवादी ढंग से चलाए जाएंगे या उग्र तरीकों से चलाए जाएंगे। तो पहला जो इसका प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि आंदोलन किस प्रकार किए जाए। ठीक है, पहली जो चीज यहां में देखने को मिली महत्वपूर्ण वो ये कि आंदोलन किस प्रकार किए जाएं। क्यों? क्योंकि 1905 से पहले तक कांग्रेस में उदारवादियों का प्रभाव ज्यादा था। उदारवादियों की हम बात करें तो उदारवादी जो लोग थे वो विरोध करने के संवैधानिक तरीकों को मान्यता देते थे। उनका कहना था यदि हमें कोई शिकायत है, ठीक है, क्योंकि 1905 से पहले तक यानी 1885 से लेकर 1905 तक जो समय है ना, ये जो 20 साल का समय है, इस समय में कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग जो थे, है ना, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, बैरिस्टर हो गए, इनका प्रभाव ज़्यादा था। और कहीं ना कहीं ये लोग जो है ऐसा मानते थे कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ है वो ब्रिटिश संस्कृति की वजह से ही हुआ है, पश्चिमी सभ्यता की वजह से ही हुआ है। इसीलिए हमें जो अंग्रेज हैं उनकी न्यायप्रियता पर भरोसा होना चाहिए। यानी इन लोगों का मानना था कि अंग्रेज बड़े ही न्यायप्रिय हैं, है ना, बहुत ही जस्टिस लविंग हैं, और यदि हम अपनी समस्या इनको बार बार बताएंगे ज्ञापन के माध्यम से तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी बात सुन लेंगे। यानी इन लोगों की ये मान्यता थी कि विरोध करने के लिए हमें संवैधानिक तरीके अपनाने चाहिए, पत्र लिखने चाहिए इनको, ठीक है ना, ज्ञापन देना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए, अनुनय विनय करना चाहिए, और एक न एक दिन ऐसा आएगा ये लोग हमारी बातें मान लेंगे। लेकिन 1905 के बाद ये सोच बदल जाती है। अब एक नया वर्ग खड़ा होता है जो कि उग्रवादी था, उग्र विचारधारा से प्रेरित था, जिसके जनक हम मान सकते हैं बाल गंगाधर तिलक को। इनका कहना था कि यदि हमें अपने अधिकार चाहिए तो हमें अनुनय विनय नहीं करना चाहिए, जो हमारे अधिकार हैं उन्हें हमें हक के साथ लेना चाहिए, है ना, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। और इनका कहना था कि स्वराज जो है यानी हमारा खुद का शासन जो है ये हमारा अधिकार है। इसीलिए इन्होंने प्रसिद्ध नारा भी दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, इन्होंने ये नहीं कहा कि स्वराज मेरा अधिकार है मुझे दे दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी यहां पर कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं तुमसे कि हमें दे दो तो ठीक, अन्यथा हम लेना जानते हैं अपने तरीके से। शब्दों का महत्व आप समझिए विद्यार्थियों, शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में, ठीक है। तो शब्द यहां पर देखेंगे तो इनका कहना था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार में से लेकर रहूंगा हर तरीके से, बाई हुक एंड बाई क्रुक। यानी मैं अपने अधिकारों के लिए रोड पर उतरूंगा, मैं हड़ताल करूंगा, मैं प्रदर्शन करूंगा, मैं चक्का जाम करूंगा। इस प्रकार की सोच थी यहां पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आया कि आंदोलन किस प्रकार से किए जाए ये तय हो गया, और उग्र विचारधारा का उदय हुआ या इसका प्रभाव जो है काफी बढ़ गया। यानी अब लोग इसमें भरोसा करने लगे कि नहीं, हम बार बार यदि अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करते रहेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, अब हमें थोड़ा सा कांटे की लड़ाई लड़नी होगी, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा, तब सरकार हमारी बात सुनेगी। और यहीं से बीज पड़ जाते हैं कांग्रेस के विभाजन के, जिसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है 1907 में कांग्रेस का विभाजन। और दूसरा जो इसका प्रभाव पड़ा वो पड़ा कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसको हमने कल ही पढ़ा है, सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907। सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों ये जो विभाजन के बीज हैं ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही पड़ गए थे कि आखिरकार भारत में अब आंदोलन की रणनीति क्या हो, ठीक है ना। तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव है
कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सूरत में होने वाले 1907 में कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण विद्यार्थियों रहेगा इसका बंगाल विभाजन। ठीक है, ये इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और जब इतनी सारी चीजें यहाँ पर हुई, ठीक है, तो जब इतनी सारी चीजें होने लगी, मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तो एक कमेटी बनाई गई विद्यार्थी जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, और उस कमेटी का नाम है अरुणडेल कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अरुणडेल कमेटी, ठीक है, एक समिति बनाई गई जिसका नाम था अरुणडेल कमेटी। जब विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा तेज हो गए, बहुत ज़्यादा उग्र हो गए, लोग सड़कों पर आ गए, पूरा इंडिया सड़कों पर आ गया, तब ये तय हुआ कि क्या बंगाल विभाजन सही हुआ है, क्या बंगाल को सही तरीके से बांटा गया है। इस बात की जांच करने के लिए, बंगाल विभाजन की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम है अरुणडेल कमेटी। ध्यान रखेंगे क्यों बनाई गई, पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। बंगाल विभाजन की जांच हेतु, ठीक है, इसका काम क्या था कि क्या बंगाल विभाजन सही हुआ है, इसको जांचने के लिए अरुणडेल समिति बनाई गई। और विद्यार्थियों, इस कमेटी ने यह कहा कि बंगाल विभाजन रद्द कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन सही ढंग से नहीं हुआ है, और इस समिति की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर, मतलब इस समिति ने सिफारिश लगाई कि बंगाल विभाजन रद्द कर देना चाहिए। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सेशन बंगाल और बंगाल का विभाजन हमने आज पढ़ा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और अरुणडेल, ये पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है, पेपर में पूछा गया है कि किस समिति की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया बच्चों? तो अरुणडेल समिति, ध्यान रखेंगे, अरुणडेल समिति बनी थी 1906 में। 1906 में लिख देता हूं यहां पर मैं, 1906 में बनी अरुणडेल समिति की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। किस वर्ष रद्द कर दिया गया बच्चों? तो 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार में। ठीक है ना, 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के कारण, स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं तथा स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव। ये टॉपिक आज हमारा पूरा होता है। ठीक है, इसकी आगे की चर्चा करेंगे हम लोग कल। और विद्यार्थियों, थोड़ा वीडियो को यार देखा वेखा करो। ठीक है, व्यूज उतने नहीं आ पा रहे हैं, हम यहाँ उतनी मेहनत करते हैं, कम से कम आप देख तो सकते ही हो, है ना। लॉकडाउन में भी मैं और मेरी पत्नी दोनों ही तन मन धन से लगे रहते हैं, है ना। रात में 1-1, 1:30 बजे तक ये वीडियो शूट होता है, क्योंकि दिन में तो इतना ज़्यादा शोर होता है, बहुत ही ज़्यादा शोर होता है। कभी ठेले वाला आ रहा है, कभी कोई बच्चा रो रहा है ना। अभी यदि समय देखा जाए तो रात का 1 बज रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे में हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अब हम केवल इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो का लाभ उठाइए, आप इसको ढंग से देखिए, पूरा देखिए, है ना। तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो, इसको देखो, इसको यार लाइक किया करो, कमेंट किया करो, वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कम से कम इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं मेहनत आप लोगों के लिए, वो क्या सार्थक है या नहीं। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखा करो यार, हमें अच्छा लगता है इससे, है ना, हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। और बाकी ये आपके लिए ही है, ये है ना, मैं जो आपको दे रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़िए। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट में मुझे बताइए, मैं पूरी व्याख्या उसकी करूँगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, लेकिन आप ढंग से पढ़ लीजिए, कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यदि पढ़कर इस लेक्चर को लेने के बाद यदि आपको थोड़ा सा भी एग्जाम में लाभ मिलता है, किसी भी एग्जाम में, तो ये हमारी मेहनत सफल हो जाएगी कि हाँ, हम जो अपनी रातें काली कर रहे हैं वो ठीक ही है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए हमारे साथ। लॉकडाउन का मतलब विद्यार्थियों ये बिल्कुल नहीं है कि आप छुट्टियां मना रहे हैं, भाई ये छुट्टियां नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे गर्मियों की छुट्टियां समझ बैठे हैं, तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं है ये मेरे बच्चों। ठीक है, गर्मियों की छुट्टियां मत समझो इनको, इस समय को यूटिलाइज कीजिए आप।
जो समय मिला है इसका सदुपयोग कीजिए, ढंग से जितना पढ़ सकते हो पढ़ो यार, पुराना सब रिवाइज कर लो, मैथ पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज वगैरह ही कर रहे हो तो सब रिपीट कर लो यार, ज्योग्राफी रिपीट कर लो। मैं तो यहाँ पर हिस्ट्री की जो सीरीज चला रहा हूँ इसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी देता हूँ, इससे बढ़िया और क्या होगा यार। बस इसको यूटिलाइज करो, समय ये लौटेगा नहीं बच्चों। 2 महीने जो आपको छुट्टियां मिली है इनको ढंग से पढ़िए, एक बार नौकरी लग जाएगी आप लोगों की, कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, फिर सब मौज ही मौज रहती है, बस साइन का वैल्यू होता है। नेताजी आते हैं, मतलब अधिकारी साहब आते हैं, है ना, साहब कुर्सी पर बैठेंगे, साइन करेंगे और बस हो गया काम, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं रहती है बच्चों, है ना, फिर तो बस साइन की वैल्यू होती है। तो मेहनत कर लो आज, ताकि कल तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा इंट्रोडक्शन ना देना पड़े कि हमारे पापा क्या करते हैं, है ना। जब आपका बच्चा गाड़ी से जाएगा और लिखा होगा उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ऊपर नीली बत्ती लगी होगी, या भारत सरकार लिखा होगा, तो लोग अपने आप समझ जाएंगे है वही कुछ है। तो मेहनत करो आज, ढंग से यूटिलाइज कीजिए इस समय को, है ना, छुट्टियां नहीं है ये, इसको दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तो पेपर जो होने वाले हैं, आरओ एआरओ होने वाला है, ठीक है, रिव्यू ऑफिसर, बताइए 4800 ग्रेड पे की जॉब है, कहाँ मिलेगी आपको भाई, है ना। जीएसई आनी है उसमें, केवल बीओ का एग्जाम लगा हुआ है। कितने लकी हो आप लोग, आपको समय मिल गया, वरना कुछ लोग तो मेरे पास ऐसे आए थे 15 मार्च को पेपर होना था, बोले सर हम क्या करें। अब देखिए टाइम मिल गया है तो ईश्वर का इसे अपने लिए वरदान समझिए कि समय मिल गया है आपको, इसको यूटिलाइज करिए ढंग से, है ना। पीसीएस की डेट भी आगे बढ़ गई है, तो मेहनत करो अच्छे से, ठीक है ना। और मैं जितना हो सकता है उतना आपके लिए कर रहा हूँ। हिस्ट्री का वीडियोज आपको मिल ही रहा है, करंट अफेयर आपको मिल रहा है, तो ढंग से इसको यूटिलाइज कीजिए और बस थोड़ा सा सहयोग बनाए रखिए बच्चों, इतनी ही आप लोगों से अपील है। चलिए आज के इतना ही रखते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।